अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द प्रोग्राम। ऑडियो लीक्स का मौसम एक दफा फिर चढ़ गया है और इस दफा ये जो ऑडियो लीक है ये परवेज इलाही साहब की विद जस्टिस मज़ाहिर नकवी ये सामने आई है और उन्हीं की परवेज इलाही साहब की ही ऑडियो सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट आबिद जुबैरी साहब के साथ भी है। अब इसके ऊपर दोनों जो हजरात हैं यानी कि सुप्रीम कोर्ट बार प्रेसिडेंट और परवेज इलाही साहब दोनों अपना मौकफ दे चुके हैं। बड़ी लंबी चौड़ी सी ट्वीट भी है परवेज इलाही साहब की, 4 ट्वीट्स पर मबनी उनका मौकफ है। दोनों के मौकफ से ये तो वाज़ेह हो गया कि ये जो ऑडियो है ये असली है, लेकिन वो कहते हैं कि इसको तोड़ मरोड़ कर और कॉन्टेक्स्ट से हटकर पेश किया गया है। एक और हसीन इत्तेफाक है कि जो ट्वीट है ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, परवेज इलाही साहब की ट्वीट है। राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर भी उन्होंने बड़े संगीन इल्जामात लगाए और उन्होंने कहा है कि जी उनकी तरफ से भी जो ये अपोजिशन की पकड़ धकड़ का सिलसिला है और अपोजिशन को हरासा करने का सिलसिला है ये शुरू होगा। और वो कहते हैं जो कि एक कॉमनैलिटी है आबिद जुबैरी साहब के वर्जन में और परवेज इलाही साहब के वर्जन में, वो ये है कि मोहम्मद खान भट्टी के केस के हवाले से दरअसल बात हो रही थी और इसको बिल्कुल एक अलग कॉन्टेक्स्ट में पेश किया जा रहा है। हसीन इत्तेफाक नाजरीन ये है कि इलेक्शन कमिश्नर को आज सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया था, जिस बेंच में ये जो केस था ये चल रहा था, तैनातियों के हवाले से ये तलबी हुई थी और ये जो केस चल रहा था उसका हिस्सा थे जस्टिस मज़ाहिर और जस्टिस मज़ाहिर नकवी की। फिर उसके फौरी बाद ये ऑडियो आ जाना टाइमिंग के ऊपर बड़े सारे सवालात क्रिएट करता है और बहुत सारे सवालों को जन्म देता है जिनके हमें यकीनन जवाब ढूंढने चाहिए, ढूंढने भी होंगे। एक और सवाल का जवाब जो ढूंढना चाहिए वो ये भी है कि ये ऑडियो दरअसल ऑडियोज वीडियोज ये आ कहां से रही हैं, ये सिलसिला कब जाकर रुकेगा और ये तमाम के लिए परेशानी का बायस होना चाहिए। और हाँ, अगर ये ऑडियोज असली है तब भी ये परेशानी का बायस होना चाहिए क्योंकि इससे एक बेंच फिक्सिंग का तासुर मिल रहा है और हुकूमत बरमला ये मौकफ अपना इख्तियार करते हुए नजर आए हैं ऑडियो लीक्स के बाद कि जी आप लोग बेंच फिक्सिंग में दरअसल मुलव्वस हैं और इसीलिए आप अपने पसंदीदा लोगों से अपने केसेस की समाअत करवाना चाहते हैं। लाहौर हाई कोर्ट के कुछ अहकामात बड़े प्रोमिनेंट थे वैसे तो इलेक्शंस के हवाले से, लेकिन आज इमरान खान साहब की जो जमानत है, दरख्वास्त जमानत है, वो मुस्तरद कर दी गई है क्योंकि इन पर्सन इमरान खान साहब पेश नहीं हुए हैं अदालत के सामने। अब क्या उनको जो मजीद मोहलत इसमें दी जाएगी उसमें इमरान खान साहब पेश होंगे या नहीं होंगे, हुकूमत वक्त कहते हैं, मरियम नवाज साहिबा भी कहती हैं, उनका ट्वीट भी नाजरीन को दिखाया जाए, वो ये कहती हैं कि जी इसके लिए जो अलग अलग इंसाफ के तकाजे हैं वो ना हो और उन्होंने कड़ी तनकीद की है। ये आप ट्वीट देख सकते हैं। अदालती अहकामात के बावजूद इमरान का अदालत में कानून के सामने पेश ना होना इस मुल्क के निज़ाम अदल इंसाफ के मुंह पर तमाचा है। बड़े सख्त अल्फाज का इंतखाब किया है और ताकतवर को कानून के नीचे लाऊंगा कि भड़कें लगाने वाला इस मुल्क की अदलिया का मुंह चढ़ा रहा है और सब खामोश तमाशाई बने हुए हैं। जंगल में भी कोई कानून होता है। हुकूमत बार बार ये तासुर देते हुए नजर आ रहे हैं कि इमरान खान साहब को अभी भी सिस्टम में सपोर्ट हासिल है और साथ साथ मरियम नवाज साहिबा ये भी रिपोर्ट होती भी नजर आई कि आज उन्होंने जो कुछ लोगों से जो यूथ कन्वेंशन से बात की उसमें उन्होंने ये कहा कि जी महंगाई से आम आदमी पिस तो रहा है लेकिन हुकूमत उनकी नहीं है। अब ये जो बयान है इससे हम तमाम हैरान और परेशान हो गए हैं और हमें होना भी चाहिए कि अगर उनकी हुकूमत नहीं है तो किन की है और क्या इस तरह से वो डिसोन या डिस्टेंस अपने आप को कर सकती हैं शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत से, क्योंकि वो कहती हैं इसके आगे उन्होंने बात रिपोर्टेडली, ये रिपोर्ट्स ही हैं, ये उन्होंने फरमाई कि जी नवाज शरीफ साहब जब होंगे तब हुकूमत मेरी होगी वरना हुकूमत मेरी नहीं है। तमाम मामले पर बात करेंगे। आज बड़ा एक सख्त किस्म के अल्फाज के साथ खत भी लिखा है जनाब इमरान खान ने सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी को, वो भी हम आपको दिखाएंगे और तमाम से उसके अहवाल से सवाल भी होंगे। उसके कंटेंट्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, लेकिन जब मैं सवाल करूंगी तो मैं इनकी कुछ चीजें रीड आउट करके भी आपके सामने रखूंगी और उसके ऊपर भी सवाल करेंगे। जो वो कहते हैं कि फॉर्मर आर्मी चीफ पे बाकायदा आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जाए। हुकूमत कहते हैं कि ये इख्तियार ही नहीं है सदर पाकिस्तान के पास। तमाम मामला पर पार्टिजन एंड नॉन पार्टिजन व्यूज दोनों शामिल गुफ्तगू रखते हैं। फौरन गेस्ट का रुख करती हूँ। सैयद हसन मुर्तजा साहब नाजरीन हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के स्टॉलवर्ट हैं, पार्लिमानी पार्टी के लीडर भी हैं पंजाब असेंबली में और बड़े एक प्रोमिनेंट कैंडिडेट हैं। हसन साहब वजारत आला के लिए हमेशा रहे हैं पंजाब में। आपका बहुत बहुत ग्रेशियस वेलकम हसन साहब और आपको खुश आमदीद। नाजरीन वासिक कयूम अब्बासी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्टॉलवर्ट, साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली के और बड़ी प्रोमिनेंट आवाज हैं, अपनी जमात से बड़े शाना बशाना रहे हैं इस तमाम तर जद्दोजहद में और अभी भी हैं। वेलकम वासिक साहब, आपको भी बहुत खुश आमदीद, वेरी वार्म वेलकम। और आरिफ चौधरी साहब नाजरीन तमाम मामले पर नॉन पार्टिजन व्यूज के लिए और एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं, साबिक सदर भी हैं आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के। ये जो ऑडियो लीक है इसको किस तनाजुर में देखा जाए,
इसमें कितनी सारी बातें हैं जो आपके लिए परेशान कौन है, आपके जहनों में क्या क्या सवालात हैं, ये भी हम आपसे जानेंगे। वेलकम सर, आपको भी बहुत खुशामदीद। हसन मुर्तजा साहब, मैं बात का आगाज आपसे करना चाहती हूँ। अभी एक और पहलू है, क्योंकि काफी सारे पहलू हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, लेकिन उसका एक और बड़ा अहम पहलू ये है कि मिनी बजट भी अभी अवाम ने अपने हलक से नीचे नहीं उतारा था कि उसके फौरन बाद कल ये एक और पेट्रोल बम अवाम पर गिराया गया, 22 रुपए से जायद का इजाफा किया गया। और पीटीआई अब कहते हैं कि जी अब अवाम सड़कों पर निकले। क्या अवाम अगर सड़कों पर निकल आए तो आपकी गवर्नमेंट के लिए, इस मखलूत हुकूमत के लिए क्या मजीद मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं, और इलेक्शंस क्या मजीद दूर जाते जा रहे हैं? क्योंकि ऐसा नहीं मालूम होता कि हुकूमत कोई भी संजीदगी इख्तियार कर रही है या इलेक्शन कमीशन भी कोई संजीदगी इख्तियार करता है इलेक्शंस के इनेकाद के हवाले से। बहुत शुक्रिया मोना। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि ये महंगाई बहुत ज्यादा है और अवाम जो है वो पिस रहे हैं महंगाई के अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हुकूमत भी इसमें बड़ी परेशान है और बड़ी संजीदगी के साथ चीजों को ले रही है, लेकिन इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं है। लेकिन तशवीश तो इस बात की है कि जो अभी आपने भी अपने इंट्रो में मरियम बीबी के बयान का हवाला दिया कि हमारी हुकूमत नहीं है, अलमिया वो है कि कोई आदमी इसको ओन नहीं कर रहा, कोई आदमी इसकी जिम्मेदारी नहीं ले रही। और मैं तो एक सियासी कारकुन होने की हैसियत से इस चीज को बिल्कुल मुनासिब नहीं समझता। हमें अवाम से कोई चीज छुपानी नहीं चाहिए, हर चीज हमें अवाम के सामने रखनी चाहिए और अवाम के साथ मिलकर फैसले करने का वक्त है। अगर हम अवाम को एतमाद में लिए बगैर फैसले करेंगे तो फिर शायद उनके नतायज जो हैं वो दुरुस्त नहीं निकलेंगे। जहां तक ताल्लुक इमरान खान साहब के और पीटीआई का कहने का है कि अवाम सड़कों पे आए, तो वो तो पिछले 10 साल से अवाम को सड़कों पे ला रहे हैं। उनका तो हमेशा ये रहा है कि या हुकूमत करेंगे या कंटेनर पे खड़े रहेंगे। वो तो उनकी तो तीसरी सियासत ही कोई नहीं है। वो मामलात को साथ लेकर चलने की ना उनमें सलाहियत है, ना वो कोशिश करते हैं। उन्होंने हमेशा अपनी जिम्मेदारियां दूसरों पे डाली हैं। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत को सबसे पहले तो ये जिम्मेदारी। आपने बड़ी खरी बात की है हुकूमत का हिस्सा होते हुए, ये काबिल सताइश है। लेकिन हसन साहब, बात की है कि पीटीआई कहते हैं हमारे पास एक तीसरा तरीका भी है, वो वापस आना चाहते हैं असेंबलीज में। वो प्रोविंशियल असेंबलीज के इलेक्शंस भी आपसे मांग कर रहे हैं, जो उन्होंने तोड़ दी अगर उनके पास थी 2 असेंबलीज। तो ये जो तरीका इख्तियार ना करने दिया जा रहा है पीटीआई को, वो कह रहे हैं कि इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हुकूमत है और आपके ही स्पीकर हैं कौमी असेंबली के, जो उनके इस्तीफे नहीं देखते जी। उनको तो आप संजीदा ही ना लें उनके बयानात को। वो तो कहते रहे कि हमारे इस्तीफे मंजूर करो, हमारे इस्तीफे मंजूर करो, क्यों नहीं करते हो हमारे इस्तीफे मंजूर। यहां तक कि जब इस्तीफे मंजूर हुए हैं उससे 2 दिन पहले उनका डेलीगेशन गया है स्पीकर के पास और बड़ा वहां पे उन्होंने इसरार किया और बड़ी उन्होंने खुद अपने वीडियो क्लिप्स बना के सोशल मीडिया की नजर किए और कहते रहे जी कि अब हम इस्तीफे हम देखेंगे, अब हम अगर ये ना माने तो हम जाके हाउस में भी रिजाइन की बात करेंगे। ये तो जब उनके इस्तीफे मंजूर कर लिए गए, जितने लोग थे उनके मंजूर कर लिए गए, फिर दूसरे जो कुछ लोगों ने कहा उनके मंजूर कर लिए, तीसरी दफा जब उन्होंने देखा तो अब तो हम बिल्कुल फारिग हो रहे हैं, तो उस वक्त उन्होंने जो है वो इस पे रट लगा दी जी कि हम तो वापस आना चाह रहे हैं, जी हम तो वापस आना चाह रहे हैं। पंजाब असेंबलियां जो है वो और केपी असेंबली किसने तोड़ी है? इन्होंने खुद तोड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर ये वहां इस्तीफे वापस ले रहे थे तो यहाँ असेंबलियां क्यों तोड़ रहे थे? ये तो बस इनका तो काम ही, इनकी तो सियासत ही तोड़ फोड़ की है, इंतशार की है, अनारकी की है। ये तो अफरा तफरी चाहते हैं, ये तो और करना ही कुछ नहीं चाहते। अगर आज के जो मसाइल हैं वो 4 साल मसाइल नहीं है। कितने स्कैंडल्स आए हैं, बार बार इनको हम वहां ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर कहते रहे कि यार आपका इतना बड़ा चीनी का स्कैंडल आया है, आपने क्या किया है? आप तो उन चीनी माफिया को डिफेंड करते रहे। आटे का स्कैंडल आया, हम बार बार कहते रहे यार यहां से बोरियां भर भर के अफगानिस्तान जाती रही डॉलर्स की, हमारी यूरिया जो है वो स्मगल होती रही, हमारी गंदम स्मगल होती रही, कोई टस से मस नहीं हुआ। सही। ये सिर्फ पकड़ लो फलां को, पकड़ लो फलां को अंदर कर दो।
4 सालों के अंदर इन्होंने किया क्या है, दिया क्या है मुल्क को? आज जो मसाइल है उनकी वजह ये है। वो सर, एक वो तो चलता आपकी मुल्क एहसन जो साहब, था आपकी वो बात इनको मिला सही, था आपने 18 कहा में, कि चले आपने उनकी। और आज जिस हालत में इन्होंने वो मुल्क आगे हवाले की है, हाँ, क्या हालात है उस वक्त, आप लॉ एंड ना ऑर्डर के लेते क्या एहसन साहब, ये भी हालात है? ऑप्शन था, और वो कहते हैं आपके पास ऑप्शन था, आपने क्यों इनसे जबरदस्ती लिया? ये अपना ना टेन्योर लेते खत्म तो करते हैं, आप खुद तो दे भुगतते देते हैं। मोना। ये सियासतदानों ने जिम्मेदारियां लेनी होती हैं ना। 70 के बाद भी सियासतदान ही थे जिन्होंने इस मुल्क को आके संभाला दिया, इसकी मईशत को संभाला दिया। सही सही। 92,000 जंगी कैदी छुड़वाए, 5,000 मुरब्बा मील रकबा वापस वागुजार करवाया इंडिया से, वो भी सियासतदान ही थे ना। हाँ, तो अब भी जब एक मुल्क आप उनको इस हाल में दे रहे हो तो सियासतदान ही लेंगे ना, उसकी जिम्मेदारी आप तो नहीं लेते नहीं हो। नहीं नहीं, वो आपकी आपका आपका इशारा हम समझ गए, आप किसकी तरफ मुखातिब हैं। लेकिन मेरा अर्ज ये था कि वो कह रहे थे कि हमें कंप्लीट करने देते हैं अपना दौरे हुकूमत, ये बात है ना, आपको ये दौरे पलट के ये हुकूमत कहते हैं। कंप्लीट करने देते हैं, और आप ना उसके लाते बाद नो अगर कोई कॉन्फिडेंस अलमिया मोशन। हो जाता, कोई 71 वाला कोई सानिया हो जाता, खुदा न खास्ता, ओ अच्छा, ये हमारे इस हद तक आज जो आपको लॉ एंड खदशात ऑर्डर थे। के हालात है, आपने वहां से कितनी फैमिलीज, हजारों की तादाद में तो लोग लाके अफगानिस्तान से आपने वाना वजीरिस्तान और वहां पे सारे सेटल कर दिए। सही, मैं ये नुक्ता वो नजर आगे मुसलमान लेकर लोग बढ़ती उधर हूँ आए। हसन साहब। मैं आपने कहा कि आपको इस हद तक खदशात थे, 71 का जो एक इतिहास था वो खुदा ना खास्ता दोबारा रिपीट होने का भी आपको खदशा था। वासिक साहब, हमें ये था ना, जब कश्मीर तक का सौदा हो गया, जब कश्मीर आज मुतनाज़ा टेरिटरी नहीं है, सही आज सही वो राइट। इंडिया का हिस्सा इन्होंने बना दिया और खामोश बैठे रहे। हम तो समझते तो हैं यानी कि गोया ये कि इसके आगे भी कुछ हो सकता था। ठीक है, हमारे तो आपके उसमें कोई कमाल ही नहीं है। सही है, आपने आपने बताया, रीजंस के साथ बताया कि आपको क्यों खदशात थे। वासिक साहब, कोई तीसरा तरीका आपको नहीं आता सर? आपको ये तमाम शिकायत, या तो आप धरने करते हैं या कंटेनर पर होते हैं, या आपको हुकूमत चाहिए, आप अच्छे रिस्पेक्टफुली अपने अपने ऑपोजिशन लीडर अपने आप लगाते असेंबली में, खान साहब ऑपोजिशन लीडर होते, आइडियल सिनेरियो क्या वो नहीं था? इसके बारे में एक तो फरमा दें, और दूसरा ये कि ये जो ऑडियो लीक्स का मौसम है, इसका आप ही लोग हमेशा क्यों शिकार होते हैं, और क्या ऐसे मजीद खदशात आपको हैं कि और भी मजीद ऑडियोज या वीडियोस आ सकती हैं जिसकी वजह से खान साहब ने ये खत लिखा है सदर मुमलिकत को? देखिए जी मोना, आपके सवाल के दो हिस्से हैं। एक जो पहला हिस्सा है वो मैं पहले बल्कि सबसे पहले मैं इस हिस्से को बयान कर देता हूँ जो आपने ऑडियो से रिलेटेड बात की। जी प्लीज। देखिए, ऑडियो से रिलेटेड याद रखिएगा कि ये मरियम बीबी ने अपनी तकारीर में, जब हमारी गवर्नमेंट थी तभी बोलना शुरू कर दिया था ऑडियो से रिलेटेड और ऑडियो लीक, और हमने सबकी ऑडियो कराई भी है, और वो जज साहब को सबसे पहले उस पर लाइन किया गया, मरहूम अरशद मलिक, अरशद मलिक वाला केस, वहां से ये किस्सा शुरू होता है। और बिल आखिर ये किस्सा चलते चलते वजीर आजम हाउस से चलता चलता आया, और अब आखिरी जो किस्त आई इसकी, जिसको सुन के हमेशा ही दुख होता है कि साबिक आर्मी चीफ ने जब ये कहा कि मैं बतौर प्राइम मिनिस्टर जब वो थे तो मेरे पास मैंने उनकी ऑडियो रिकॉर्ड कर ली। सो मैं ये समझता हूँ कि, और फिर ऑडियो लीक को सियाको सबाक से हटा के बयान कर दिया जाए, पेश कर दिया जाए, तो ये सिर्फ पाकिस्तान की इस गंदी पॉलिटिक्स के अंदर, जिनमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है जो लीडिंग रोल रहा है वो PMLN का रहा है, और फिर यकीनन फिर वो PDM की शक्ल इख्तियार कर गया। और मुझे अफसोस है कि ये वतीरा सिर्फ पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, किसी और पॉलिटिक्स में नहीं है कि आप पर्सनैलिटी अटैक शुरू कर दें। देखिए, इन चीजों का अगर कोई हासिल वसूल होता है, लेट्स सपोज ऑडियो निकला या ऑडियो ना निकली, सिर्फ मुझे ये बता दें कि जनरल पब्लिक को अगर रोटी नहीं मिलेगी वो क्या ऑडियो पे गुजारा करेंगे? या आज शाम को 2 किलो ऑडियो बना देना, सही। आज शाम को आज शाम को खाने में 2 किलो ऑडियो बना देना, उससे हम बच्चों का पेट भरेंगे और किसको भरेंगे? सो सिंपल। जो अब आपका दूसरा हिस्सा है कि आप लोगों ने क्यों इस्तीफे दिए। देखें, हम ये समझते हैं कि जो साइफर वाली बात थी वो नेशनल सिक्योरिटी के मीटिंग्स, मिनट्स ऑफ मीटिंग्स, हर जगह रिकॉर्डेड बात है, और चूंकि जमहूरियत है मुल्क में, और जब हमने अवाम के सामने मुकदमा रखा, क्योंकि टॉप नॉच तो सारे हमारे मुखालिफ हो चुके थे, और जब अवाम के सामने मुकदमा रखा तो अवाम ने खुददारी की, उस बात को एक्सेप्ट किया, और अगर एक्सेप्ट किया और ना किया होता तो फिर यकीनन हमारे जलसों में या बाई इलेक्शन में हमारे पास वोट बैंक ना हो। अवाम वो ये भी तो कह रहे हैं ना, वो ये कह रहे हैं कि देखिए, आप अगर वाकईतन ये बात थी, आप पहले रोज से कहते, जब इमरान खान साहब वजीर आजम थे तब कहते कि जी ये जनरल बाजवा ने ये कहा है अमेरिका को, और दरअसल उनकी तरफ से ये तमाम चीज इनिशिएट की गई है। उस वक्त तो आपने अमेरिका और गुलामी नामंजूर, ये नारे तो यकीनन बुलंद किए गए PTI की तरफ से
क्या, क्योंकि अब तो तासुर गवर्नमेंट यही कह रहे हैं कि बातें दो आपका हैं ये आ मोना। रहा है कि आप उस पूरे बयानिए से पीछे हट चुके हैं। जी नहीं, हम उस बात से इसलिए पीछे नहीं हटे, उसको अगर मैं अपने कंटेस्ट में पेश करूं तो वो आप समझिएगा। हमने पहले ये कहा कि अमेरिका ने बाजवा से कहा, इस दफा हमने कहा बाजवा साहब ने अमेरिका से कहा। सो दोनों सूरत हाल में दोनों जो 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 दो पार्टीज हैं, दोनों वही हैं, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। सिर्फ हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो हमारा नैरेटिव था, उस नैरेटिव के बरक्स जो नैरेटिव दिया गया पीडीएम की तरफ से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में मुल्क की मैशत तबाह है, और दिया गया कि भाई माशी बहुत आला किस्म के हमारे पास पाकिस्तान में नमूने मौजूद हैं, ये चलाएंगे। अभी भी मुझे यही आप ये कह रहे बता हैं, दें आपने सुना नहीं हसन साहब को, शायद वासिक साहब, वो ये कह रहे हैं आपने कश्मीर का सौदा कर दिया, आर्टिकल 370-35 है आपके दौर में रिवोक हो गया, तो उनको ये खदशा था कि 71 दोबारा खुदा ना खास्ता रिपीट हो सकता है इस मुल्क की तारीख में अगर आप लोग मजीद कंटिन्यू करते हैं। मैं बयान करता हूँ, ये इंटरनेशनली एक इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी है पाकिस्तान की। सर फहरिस्त रोल पीडीएम का रहा, पीडीएम का इसलिए रहा बिकॉज अगर जमहूरियत को अपने तरीके के साथ, मोरल वैल्यूज और एथिकल वैल्यूज के साथ चलने देते तो पाकिस्तान में इलेक्शन वाहिद हल है जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन पाकिस्तान में बेहतरी ला सकता है। और जो ये बातें कर रहे हैं कि लेट्स सपोज ये कहते हैं कि पीटीआई की गवर्नमेंट 3 साल में ये कर दिया और कश्मीर का कर दिया, सारी गुफ्तगू हमने सुन ली। जी मुझे सिर्फ मुख्तसर ये बात बताएं तो मुझे ये बता दें, ये कौन सा नैरेटिव है जो सिवाय पीटीएम के चंद लोगों के अलावा आज तक किसी को समझ नहीं आया? ये कौन सा नैरेटिव है? आप हिसाब लगा लें। हेलो, हाँ जी, नहीं वासिक साहब वो कहते हैं सबको समझ आया, अब सारे लोग आपके खिलाफ हो गए, वो तो यही कहते हैं। अच्छा सुन लेना, अच्छा सुन ले, तो ठीक है मोना, अगर ये जमहूरियत है और इनके बयानिए में ताकत है तो मैदान में उतर के इलेक्शन करा ले, मुकाबला कर ले। 100 बातों की एक बात हो गई, ठीक है, अगर जमहूरियत है और ताकत है बयानिए में तो इलेक्शंस में हो जाए, ये तो इलेक्शन करवा लेना। फैसला मैंने और हसन साहब ने तो नहीं करना, वो नहीं करना है तो आ जाए। ये वैसे ये इट्स नॉट अ बैड आर्ग्यूमेंट एट ऑल, इसमें काफी वजन है कि इलेक्शंस करा लें। जी आरिफ साहब, ये सर आपसे बड़ी सारी बातें हमने जाननी है, क्योंकि ये ऑडियो का मामला, एक तो ये कि ये ऑडियोज की बरसात और वीडियोस की बरसात आखिर हो कहां से रही है, इसका सुराग आज तक ना लग सका। एक तो इसके ऊपर फरमाइएगा, और दूसरा एक जहन सोचने पर यह भी मजबूर है कि आज ही इलेक्शन कमिश्नर को सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया और उसी जो खुसूस जो बेंच था जो ये केस सुन रहा था, उसी के एक जज के हवाले से ये ऑडियो लीक हो जाती है चंद घंटों बाद। तो ये सर इत्तेफाक है? देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूं कि ऐसा इत्तेफाक नहीं होता, ये सारी प्लानिंग है, और वो प्लानिंग जो है आज सबको नजर आ रही है, और उसमें कुछ एडमिशंस भी आ गए। खासतौर पे वो कुव्वतें जो ये ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड कर सकती है, वो मैं और आप नहीं है, और वो पॉलिटिशियंस भी नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। आपको याद होगा कि वाटर गेट स्कैंडल क्या था, उस वक्त सिर्फ यही जो ऑडियोज रिकॉर्ड करने की कोशिश की गई थी तो प्रेसिडेंट को इम्पीच कर दिया गया। जी तो दुनिया भर में सही बात है ये। जी, दुनिया भर में ये ऐसा तस्वर नहीं है, क्योंकि जो प्राइवेसी है, प्राइम मिनिस्टर की प्राइवेसी, बल्कि हर शख्स की प्राइवेसी, जो वो गुफ्तगू कर रहा है किसी के साथ भी कर रहा है, किसी को ये हक नहीं पहुंचता कि अनऑथोराइज्ड अंदाज में उसकी रिकॉर्डिंग करे। और ये एक्सेस जो है जिस गिरोह को होती है, जिस तबके को होती है, वो मखसूस गिरोह होता है, एक बहुत बड़ा ताकत। आरिफ साहब, आप माशाल्लाह बड़ी कैंडिड गुफ्तगू फरमा रहे हैं, लेकिन वासिक साहब कह रहे हैं ये तो मरियम नवाज साहिबा कर रही हैं। उन्होंने मरियम नवाज साहिबा के कुछ पिछले बयानात बताए हैं कि जो वो कह रही थी कि हमारे पास वीडियोज हैं, ऑडियोज हैं, तो उनका तो ये, उनकी ये अंडरस्टैंडिंग है या ये रीडिंग है? मेरा ख्याल है वासिक साहब को मैं नहीं इस मामले में, क्योंकि मैं किसी सियासतदान के साथ इस तरह की उपजाऊ की बात नहीं करता, वरना हसन मुर्तजा साहब को बड़ा मौका मिलेगा झगड़ा करने का, बात करने। मुझे बतौर एक लॉ के तालिब इल्म के मुझे जो अर्ज करनी है, वो जो मुझे समझ आती है मैं अर्ज करता हूँ। ये ऑडियो वीडियो जो है मरियम नवाज साहिबा के पास भी आ रही है कहीं से, और ये उस वक्त आ रही है जब मरियम नवाज साहिबा जो है उनके पेज पे आई है और उन्होंने उनके साथ अंडरस्टैंडिंग की है। उससे पहले मरियम नवाज साहिबा को ये हमारे दोस्त जो है ना, वो अब आहिस्ता आहिस्ता, मैं तो इनकी सादगी पे हैरान होता हूँ कि अब वो उसने खुद जो मुल्ज़िम था उसने खुद इकबाल कर दिया है, तो इन्हें समझ आई कि ये कहाँ से मामला चला है, वरना ये नीचे नीचे रह रहे थे।
तो बात यह है कि जो मैनेज करते हैं वो किस तरह मैनेज, बल्कि जो इवन अरशद वाली वीडियो है जी। उसको, अरशद मलिक वाली वीडियो जो है वो भी रिकॉर्ड करने वाली कुव्वतें कुछ और थी। अच्छा नहीं सर, वो मेरा अर्ज सुनिएगा आरिफ साहब, उस वक्त तो मरियम नवाज साहिबा एक पेज पर नहीं थी ना उन कुव्वतों के साथ, जैसे अभी आपने कहा कि मरियम नवाज का नहीं, मैं मरियम नवाज की बात नहीं कर रहा। ये तो पेज जो है ना, हाँ। ये बड़ी बड़ी जगह से मिलता है। ये आपको मैं अर्ज करूं कि ये चूंकि इत्तेफाक हुआ है, मुझे भी गवर्नमेंट के साथ काम करने का बड़े अरसे से, पेज बहुत जगह से मिलता है कि ये एक पेज पे इकट्ठे होना तो जरूरी नहीं होता। कभी थोड़ा सा पेज आपके साथ शेयर होता है, कभी उसका दूसरा हिस्सा शामिल होता है। मेरी अपनी जिम्मेदारी है कि जो मैंने बतौर उन इदारों के साथ काम करके जो कॉन्फिडेंस है उनका मेरे ऊपर, हाँ, मैं ये नहीं चाहता कि किसी को मैं उस कॉन्फिडेंस को ब्रेक करूं। तो इसलिए सिर्फ सिंपल बात ये करनी जरूरी है कि जिसके पास ये इख्तियार या ताकत है तो वही वीडियोस बना सकता है। और दूसरा ये है कि वो उसको रिलीज उस वक्त करेगा जब उनके किसी साथी को या उनके किसी ममदू को या उनके मंजूर नजर को उसकी जरूरत होगी। अब अच्छा। ये वो मौका आ गया कि यानी साथ साथ आप देखें ना, आप हर चीज के साथ आप चीजें जोड़ते जा रहे हैं। ये वीडियो जो थी, ऑडियो जो थी उस वक्त मलिक यूम के साथ गुफ्तगू जो हो रही थी, और जो शहबाज शरीफ साहब की ऑडियो थी, जस्टिस हाँ जी, राशिद अजीज साहब और जस्टिस क्यूम साहब केस सुन रहे थे, उनके साथ जो गुफ्तगू हुई थी वो वीडियो तो बहुत पहले की रिकॉर्डेड थी। सही। और मजे की बात यह कि वो केस दरअसल था पीपल्स पार्टी के खिलाफ। तो हसन साहब का इस पे व्यू बड़ा जरूरी है जो आएगा। और आरिफ साहब से भी एक बात पूछने वाली है, आफ्टर अ ब्रेक इस पे हम मजीद रोशनी डालेंगे कि हुकूमत तो कह रहे हैं कि ये इम्प्लीकेटिंग है। ये तो आपने बिल्कुल सब खुल के सामने आ गया है कि आप लोग तो बेंच फिक्स कराते हैं, पीटीआई वाले परवेज इलाही साहब उनकी मदद कर रहे हैं। तो उनका एक दूसरा वर्जन है, क्या उसको कितनी वेटेज दी जाए इस ऑडियो लीक के तनाजुर में? आफ्टर अ ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन जी। हसन साहब, ये ऑडियो वीडियो लीक्स के मौसम को आप कैसे देखते हैं, आप कैसे व्यू करते हैं? ये ब्रीच ऑफ प्राइवेसी है, जरूरत पड़ने पर किसी की भी ऑडियो और वीडियो आ सकती है, तो इससे तो बतौर सियासतदान आप सबको खौफजदा होना चाहिए। इसका आपका इस अहवाल से क्या ख्याल है? बहुत शुक्रिया जी। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसी चीजों की कभी भी हिस्सा नहीं रही। हमने कभी ना ऑडियो ना वीडियो किसी चीज को हमने सहारा लेकर, और हमने कभी किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं की। और मैं समझता हूँ कि ये आपकी, मुझे मेरा ये अर्ज है, सिर्फ इतना एक मेरा अर्ज है, आपकी कभी आई भी नहीं है, कभी पीपल्स पार्टी से मुंसलिक हमने कोई ऑडियो कोई वीडियो नहीं देखी। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ जी कि हम इसका कभी हिस्सा ही नहीं न रहे। हमने कभी ना इससे कोई, हम इसके बेनिफिशरी हैं, ना हमें कोई इससे लेना देना है, ना इससे कोई हमारा सरोकार है। हम अवाम की सियासत करते हैं, अवाम में रहते हैं। और जिस तरह वासिक मेरे लिए बड़ा काबिल एहतराम है, मेरे छोटे भाइयों की तरह है। हमारा असेंबली में भी बड़ा अच्छा टाइम था और बड़ा अच्छा वक्त बड़ा इज्जत एहतराम के साथ गुजरा है। तो बस फिर आखिर में ये थोड़ा सा अल्लाह पाक ने इन्हें इज्जत दी, मजीद इज्जत भी दे। उस वक्त ये थोड़ा सा हमारे से दूर हुए, क्योंकि इक़्तिदार आए तो फिर लोग भूल जाते हैं। तो बाकी बड़ा अच्छा मुस्कुरा रहे वासिक साहब आपकी बात पे, मैं पूछती हूँ उनसे। जी प्लीज गो अहेड। नहीं था जी, बिल्कुल भाइयों की तरह था। और आज वो कभी आप वीडियो की बात हो रही थी तो मैं उसका रिकॉर्ड करना इंतहाई ज्यादती है। मैं कहता हूं कि वो एक बहुत बड़ा जुर्म है। किसी की प्राइवेसी भी, चाहे वो वजीर आजम हो चाहे वो आम आदमी हो, उसकी प्राइवेसी रिकॉर्ड करना या उसको मंजर आम पे लाना, उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन करना। हम सारों की फैमिलीज हैं, मेरे घर में बेटियां भी हैं, बहनें भी हैं, बीवी भी है, सारे रिश्ते मौजूद है। क्या मेरी फैमिली का कोई कसूर है अगर कोई ऐसी ऑडियो वीडियो आ जाए? तो क्या उनको तकलीफ नहीं होती? ये होना ही नहीं चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ हमें कुछ थोड़ा सा खुदा का खौफ खाना चाहिए। कुछ अपनी उम्र का जो है वो लिहाज रखते हुए हमें गुफ्तगू भी थोड़ी सी कोई अपनी मुहज़्ज़ब कर लेने की जरूरत है। कितना एक हम गंद करेंगे? ये आपका सर खान साहब की तरफ इशारा है कि नहीं, मेरा खान साहब की तरफ, एक खान साहब की तरफ नहीं, तमाम बड़ी उम्र वालों सियासतदानों के जिनके ऑडियोज और वीडियो और अभी हालिया तो वो आई है। मैं सारों का कह रहा हूँ कि उनको भी तो थोड़ा सा कोई संभल के, कोई अपनी जबान को थोड़ा सा अपने काबू में रख के कर लेना चाहिए। कुछ जरूरी तो नहीं है कि ये सारी चीजें होती रहे।
और उसके अलावा आज इन्हीं बातों की वजह से हमारी सियासत को गंदा कहा जा रहा है। हालांकि सियासत गंदी नहीं है, सियासत तो बड़ा पाकीज़ा और मैं समझता हूं कि बड़ा ही कोई अगर ईमानदारी से करे तो ये बड़ा बहुत ही बड़ा जो कोई वलीउल्लाह होगा जो अवाम की खिदमत कर रहा होगा। सही, दुरुस्त। असल तो यही जो है सियासत का। लेकिन अब ये बचा नहीं है बदकिस्मती से पाकिस्तान में। सियासत में भी लोग बुरे हैं, मीडिया पर्सन भी कई बुरे होंगे, फौज में भी होंगे, जुडिशरी में भी होंगे, हर में जगह पे होंगे। सही, बिल्कुल। हमें चाहिए कि हम अपने लिए और पैरामीटर्स रखें, दूसरों के लिए और रखें, ये मुनासिब नहीं है। हमें बिल्कुल जो है वो सबके लिए एक ही सोच के साथ सामने आना पड़ेगा। ना लड़ाई की जरूरत है, ना झगड़े की जरूरत है। अगर हमारे पास दलील है तो हम उसके साथ बात करें। एक और अर्ज है हसन साहब, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, आपने बड़ी हमेशा रैशनल के साथ बात की है। ये बताइएगा, ये जो वासिक साहब जो एक तजवीज दे रहे हैं, ये भी तो बुरी नहीं है ना, कि अगर बयानिया आपका मजबूत है या उनका मजबूत है, इसका फैसला आवाम कर ले। लेकिन पीपल्स पार्टी ने तो अभी हमारी इत्तलात के मुताबिक और गालिबन अनाउंस भी हो गया है कि आप लोग बाई इलेक्शंस में तो हिस्सा ही नहीं ले रहे, बाई इलेक्शंस में भी हिस्सा नहीं ले रहे, जो कि इलेक्शन कमीशन भी कराने को तैयार है। अब मेरी गुजारिश, अगर आप वासिक, मैंने अर्ज की है, वासिक का अपना ख्याल है कि हम इलेक्शन से भाग रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी इलेक्शन से नहीं भागी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी अदालतों से नहीं भागी, हमेशा अदालतों में भी पेश हुए हैं, इलेक्शंस भी हमने हिस्सा लिया। रिजल्ट्स जो भी आए, हम हार भी जाएं, हम उसे भी मानते हैं। हमने इनसे इलेक्शन, बाय इलेक्शन हमने भी लड़ा है, मुल्तान के अंदर इनको हराया है हमने, कराची के अंदर इनको हमने हराया है। ये गलत बात है कि जहां ये हारते हैं वहां ये कहते हैं कि यहाँ शफाफियत नहीं थी। जहां ये जीत जाते हैं वहां इनका नैरेटिव जीत जाता है। लेकिन मैंने एक चीज बताऊं, इनका नैरेटिव है वो कल को खत्म भी हो सकता है। मेरे नजरियात हैं, मैंने इलेक्शन में अपने नजरियात के साथ जाना है और नजरियात कभी खत्म नहीं होते। तो क्या बात पढ़ सकते हैं, खत्म नहीं हो सकते। इलेक्शन भी होंगे और मैं आज आपके प्रोग्राम में बैठ के मुतालबा कर रहा हूं कि हुकूमत को इलेक्शन करवाने चाहिए, फिल फॉर करवाने चाहिए, उनकी शफाफियत पे उंगली नहीं उठनी चाहिए और इंशाअल्लाह ताला इनको इलेक्शंस में शिकस्त होगी। जी बिल्कुल, ये तो देखिए किसी जी बिल्कुल सही बात है। सुन लेना, मुझे बात तो होना कर लेने देना, मुझे बात कर लेने दे। जी इन्होंने अभी देखे, इन्होंने कहा कि हमने कहा था जी कि अमेरिका ने साजिश की, हमें अब पता चला कि अमेरिका ने नहीं की थी, बाजवा ने की थी। पार्टीज तो दो ही है ना, बाजवा हो, अमेरिका हो, बाजवा हो। इस तरह नहीं होगा। आप रीजनल बयान देते हैं। आप जब किसी अमेरिकन टीवी को बयान दे रहे हो उस वक्त आप कहते हैं कि साजिश बाजवा ने की थी। आप जब किसी मिडिल ईस्ट, ये बड़ी दिलचस्प बात है। कहते हैं कि साजिश अमेरिका ने की थी। मेरी सुन ले, जी। आपका तो बयानिया रोज की बुनियाद पे बदलता है। आप किस बयानिए की बात कर रहे हैं? मैं ले जाती हूँ आपके तमाम। साजिश नहीं हुई, आपकी इत्तेहादियों ने आपको छोड़ा है और जब इत्तेहादी छोड़ जाए आपकी इत्तेहादी। अच्छा, ये बड़ी दिलचस्प ऑब्जर्वेशन है आपकी हसन साहब के। अलग अलग जिस चैनल को इंटरव्यू देते हैं वैसा बयानिया बना लेते हैं। वासिक साहब, नजरियात कभी मरती नहीं, बयानिया बदलते रहते हैं और बयानिए कभी भी जीतते नहीं। मोना, मैं सबसे पहली बात जिस रिश्ते, ताल्लुक और एहतराम के बात की थी हसन भाई ने, उन्होंने कहा था कि मैं उस रिश्ते को है कि बुनियाद पे मजीद आगे चलाता हूँ, मेरा वो रिश्ता है। पहली बात माजरत खाओ, रिश्ता अब भी है, बंदा बदला है, माजरत ना करें। अच्छा ठीक है, इसका ये मतलब हुआ कि इन्होंने यू टर्न ले लिया है ना। मेरी बात सुन रहे हसन साहब, चले ठीक है। देखिए ना हसन साहब, जब आप बात करते हैं, हसन साहब जब आप मेरी बात तो सुने, स्लिप ऑफ टंग पे माजरत कर लेना हसन साहब, मेरी बात सुन लेना हसन भाई बात सुने। हसन भाई जब बात करते हैं मोना आलम से तो तब वो और बात करते हैं, हसन भाई से जब मैं मुखातिब होता हूँ तो तब वो और बात होते हैं। लेकिन जब मैं हसन भाई से बात करता हूँ तो वो अपनी वजाहत के अंदर दोबारा कहते हैं कि मेरी दोनों बातों का मकसद एक ही है। ऐसे ही खान साहब का बयान भी था भाई, कोई फर्क नहीं है। जैसे आप सकते हो ठीक है, खान साहब का बयान बिल्कुल ठीक थी जी। आप सुन लेना मेरी बात। गुजारिश ये है कि आपका नजरिया, जो आप कहते हैं कि आप नजरिए पे इलेक्शन लड़ेंगे, हसन साहब माजरत के साथ
जिस शख्स के पेट में रोटी नहीं गई, जिसके बच्चे भूखे हैं, उसने आपके नजरिए का, मेरे बयानिए का अचार नहीं डालना। वो ये देखता है कि भाई मुझे किस दौर में क्या सुकून मिल सका है। वो ये देख रहा है कि उसकी रोटी उससे छीन ली, उससे अगर लेट्स सपोज वो रिक्शा चलाता था। पाकिस्तान की मेजोरिटी लोअर मिडिल क्लास है, जमहूरियत की ब्यूटी होती है। आज जो बॉम्ब कल परसों फटा, कल दरअसल मिनी बजट और पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा। आपके पास कोई बयानिया रह गया? आपके पास नजरिया रह गया? आपके पास कुछ भी नहीं रह सका। इस टाइम आम आदमी तरस तरस के रो रहा है, जबकि अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी वाला जो पाकिस्तान में तगड़ा आदमी है, वो टिम हॉर्टन जो आपकी लाहौर में खुली, उसने कहा पूरे उसमें कहा 60 साल रिकॉर्ड टूट गया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये गरीब के मुंह पे फिर से थप्पड़ लगा है। आप और हम गवर्नमेंट बनाते इसलिए कि गरीब को किसी तरीके से बचाएं, तो गरीब पे दोबारा बॉम्ब गिरा दिया, गरीब को दोबारा रगड़ा दे दिया। और जब गरीब को हकीकी आजादी की बात समझ आ गई है, तो फिर हम ये कहते हैं कि आप इलेक्शन में जाए। आप ये कहते हैं वासिक साहब आपके 3 साल खराब थे, मैं ये कहता हूँ मेरे 3 साल खराब थे, आपके 8 महीने खराब है। इस बहस को छोड़े, फैसला आवाम से करें, क्योंकि जमहूरियत है। और आखिरी बात, जो आप कह रहे थे कि इलेक्शन होने चाहिए, मुझे आपकी राय पसंद आई, मुझे आपकी बात पसंद आई, मगर मैं ये कह रहा हूँ आप खुद हुकूमत है, आप किससे मांग रहे हैं? मैं बाहर हूँ, मैं आपसे मांग रहा हूँ, आप किससे मांग रहे हैं? आप हुकूमत है भाई, मखलूत हुकूमत है ना वासिक साहब, अपने इत्तेहादियों को कह रहे हैं। मैं तो अगर ये समझते हैं कि इलेक्शन, देखे ना इन्होंने बड़े पुरजोर तरीके से, और मैं कह रहा हूँ, मैं इलेक्शन कमीशन को कह रहा हूँ, सही इलेक्शन कमीशन को कह रहे हैं। ये भी एक क्लैरिटी आ गई कि ये मुतालबा दरअसल इलेक्शन कमीशन से हो रहा है। कह रहा हूँ मैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भी कह रहा हूँ, मैं इलेक्शन कमीशन को भी कह रहा हूँ, मैं तमाम को कह रहा हूँ। मैं सिर्फ पाकिस्तान के पास कोई खत चला गया ना। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि जब तक जो बरसर इक़्तिदार है वो इस बात से वाकिफ नहीं होंगे कि पाकिस्तान के रिजर्व्स, पाकिस्तान के रेमिटेंसेस, पाकिस्तान की जीडीपी, पाकिस्तान की मईशत, ये सारी चीजें कोलैप्स करने के वर्ज ऑफ डिस्ट्रक्शन, तो तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। गोल बहस है वासिक साहब। वैसे इसके ऊपर बात जरूर करनी चाहिए कि क्या अगर इलेक्शंस हो गए तो क्या ये मुआशी मसाइल हल हो जाएंगे, रिजर्व दोबारा फल फूल जाएंगे, जीडीपी दोबारा हमारी 6% चली जाएगी? ये बड़ी एक डिबेटेबल बात है। वासिक साहब मुझे इजाजत दीजिएगा, आरिफ साहब की तरफ ही मैंने बढ़ना है। आरिफ साहब आपकी जब जी प्लीज, आप अपना प्लीज कोई एक जुमला है तो आप मुकम्मल कर लें ताकि मैं आरिफ साहब को भी इसमें शामिल करूं गुफ्तगू में। जी आप मुझसे कह रही हैं? जी आपसे वासिक साहब। जो गवर्नमेंट आएगी फ्रेश मैंडेट के साथ, 5 साल का उसके पास मैंडेट होगा, उसके पास लेजिटिमेसी होगी, और वो एक फ्रेश मैंडेट के साथ जब आएगी तो वो अपने शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म गोल्स और 5 ईयर प्लान के साथ आगे बढ़ सकती है। आप ये कह रहे हैं प्रॉब्लम में दरअसल लेजिटिमेसी की 6 माह पे गवर्नमेंट काम नहीं कर सकती। राइट। आफ्टर अ ब्रेक नाजरीन, ये जो खत है खान साहब का जो उन्होंने सदर मुमलिकत को लिखा है, इसके कंटेंट्स की लीगैलिटी पर बात करेंगे आरिफ साहब से, और ऑब्वियसली तमाम से ये वाली बात करेंगे जैसे अभी वासिक साहब ने कहा लेजिटिमेसी का मसला है, उससे मईशत भी ठीक हो जाएगी। आफ्टर अ ब्रेक। जी वेलकम बैक। आरिफ साहब ये फरमाइएगा, ये जो खत है ये हमने शुरू में प्ले किया था, लेकिन इसकी कुछ चीजें बड़ी पर्टिनेंट हैं और जिनके ऊपर थोड़ा मजीद फोकस करना चाहिए। नाजरीन के लिए भी स्क्रीन पर प्ले किया जाए जो खान साहब ने सदर मुमलिकत को लिखा है। पहले पैराग्राफ में वो कहते हैं, जावेद चौधरी साहब का वो नाम कोट करते हैं और कहते हैं कि उनको ये कहा गया कि इमरान खान जो है वो मुल्क के लिए खतरनाक है, तो इसलिए इनको ये चीज ये हमने भांपी। ये हम खत आप देख सकते हैं स्क्रीन पर नाजरीन। Only the people through elections can decide who they want to elect as PM. Taking such a right on himself is in clear violation of his oath. और फिर उन्होंने आर्टिकल का हवाला, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल का हवाला दिया है। इसी तरह से इसके 3rd पैराग्राफ में वो जर्नलिस्ट आफ्ताब इकबाल को कोट करते हैं और वो कहते हैं कि उन्होंने दरअसल जो बात की थी जनरल बाजवा से, तो उस कॉन्वर्जेशन में ये कहा था कि मेरे पास इमरान खान साहब की बड़ी सारी टेप्स मौजूद हैं। दरअसल आर्टिकल 6 के ऊपर इंक्वायरी करने का या एक्शन लेने का मुतालबा किया है खान साहब ने। इसकी लीगैलिटी को क्वेश्चन किया जा रहा है आरिफ साहब हुकूमत की तरफ से कि सदर मुमलिकत के पास तो ऐसा कोई इख्तियार ही नहीं है। देखिए, पहली बात तो यह है कि इस वक्त मेरे 2 सियासतदान भाइयों ने जिस पे कंसेंसस शो किया है, जब मुझे महसूस हुआ है, वो ये बात है कि पाकिस्तान के अंदर
अगर आज हम इस सतह पे पहुंचे हैं तो बुनियादी तौर पर यहाँ कानून की हुक्मरानी ना होने की वजह से पहुंचे हैं। और यहाँ जिस बात की जरूरत है वो ये है कि अवाम जो है, जो वोट देते हैं, उन्हें पूरा हक हासिल होना चाहिए कि इंतखाब के जरिए वो अपने लोगों को लाएं, और जिनको वो लाते हैं 5 साल तक वो किसी भी मुदाखलत के बगैर वो हुकूमत करें, अपने पॉलिसी बनाएं, और किसी को किसी भी अंदाज में ये उंगली पकड़कर आगे ले जाने वाली बात जो है कि मैं इसकी हक में नहीं, और पाकिस्तान का कोई भी जी शऊर सियासतदान या कोई भी शख्स जो पाकिस्तान से मोहब्बत रखता है वो किसी को सियासतदान की उंगली नहीं पकड़ने देता। और जो उंगली पकड़ने की बात करते हैं दरअसल वो तौहीन करते हैं उस मैंडेट की। और ये इस मामले में जो फेस करना पड़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, मैं समझता हूं वो किसी को भी नहीं करना पड़ा। यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आइन के लिए, कानून के लिए बेइंतहा कुर्बानी दी और इतना खून दिया, और इसी वजह से मैं समझता हूं कि आज उनका नुक्ता नजर बिल्कुल पसंदीदा आ रहा है कि वो अपने आप को डिस्टेंस कर रहे हैं। आज के प्रोग्राम नहीं बल्कि 2-3 दिन अच्छा, पहले। जी, ये आपकी ऑब्जर्वेशन है और ये बिल्कुल सही है कि पीपल्स पार्टी थोड़ा अपने आप को डिस्टेंस कर रहे हैं इस पूरी चीज से। मे बी हसन साहब वुड लाइक टू रिस्पॉन्ड ऑन दिस, लेकिन आप के जो तर्जमान थे जी, मोना तर्जमान थे, मेरे साथ प्रोग्राम में शामिल थे। मैं खुश हुआ उनकी बात सुन के। उन्होंने कहा जी कि इलेक्शन बार वक्त होने चाहिए, 90 डेज से आगे नहीं जाना चाहिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन का मैंडेट है। और ये बिलावल भुट्टो साहब की तर्जमानी वो कर रहे थे। तो इसलिए ये अब जो मामला आ गया है खत का, मैं आपसे ये अर्ज करूं कि खत के मंदरजात जो है वो जो कहते हैं कि जी सदर के पास इख्तियार नहीं है, आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई। जी, मैं आपको एक कर आर्टिकल 6 का फैसला तो बिल्कुल बाद में होगा, पहले उसकी तहकीक होगी। ये जो है ना, इस मामले को मेरे ख्याल भूलना नहीं चाहिए खान साहब को भी कि ये जो इस तरह के बयानात होते हैं या इस तरह की जो उनकी ऑथेंटिसिटी क्या है। सबसे पहले तो इन्वेस्टिगेशन होगी, और इन्वेस्टिगेशन के लिए भी जो बयान मुकर्रर कर दिया है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स ने और खोसा साहब की लास्ट जजमेंट ने, उसके बाद आप उसके उन पैरामीटर से गुजर कर फिर उसके बाद अगर ये तय हो जाता है कि वाकई ये बातें जो उनसे मंसूब की गई हैं वो ओन की जाती हैं, उसे माना जाता है जिन्होंने कहा है, और वो उस टेस्ट ऑफ वेरासिटी जो है उसमें से गुजर जाते हैं, तो फिर उसकी बात आगे फैसला होगा कि कौन सा इदारा जो है उनके खिलाफ। लेकिन गोया ये कि आप अथॉरिटी पे आपको कोई शक नहीं है कि सदर पाकिस्तान की ये अथॉरिटी है और लीगैलिटी का भी कोई मसला नहीं है, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन वो ऐसा कर सकते हैं। आपका इस पे क्या ख्याल है? देखिए ना, मैं आपको अर्ज करूं, सदर के पास जो सबसे बड़ा इख्तियार है किसी भी मसले पर वो सुप्रीम कोर्ट के पास भेज सकता है। इससे बड़ी ताकत क्या होगी? जी बिल्कुल बिल्कुल। जो हमें याद भी पड़ता है सुप्रीम कोर्ट पे उन्होंने ये भी रेफरेंस भेजा था, ये जो इनका नो कॉन्फिडेंस मोशन के तहत ये कोर्ट के पास सर्टिफिकेट इंसाफ करने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास है, और जो इंसाफ का अल्टीमेट इदारा। तो ये बड़ी क्लैरिटी के साथ बात हो गई, और कानूनी जो इसमें इंस्टेंसेस हैं उनका हवाला देकर बताया आरिफ साहब ने कि इख्तियार तो है। वक्त की कमी है, वरना इसके ऊपर मजीद बात करते हैं कि इसको इख्तियार को क्या इस्तेमाल किया जाएगा, नंबर 1, और क्या इस्तेमाल किया जाना चाहिए, नंबर 2। थैंक यू टू ऑल द जेंटलमैन। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।